हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 से लेकर 7 तक सभी चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली थी। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। चैप्टर 8 के व्याख्या, इसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और इसके अभ्यास प्रश्नों को भी मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखा है। वो क्लासेस भी आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि जो जीव है वो जीव जनन क्यों करते हैं। पहला प्रश्न है कि जो जीव है वो जनन क्यों करते हैं। अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। अपनी जाति की संख्या में वृद्धि करने के लिए, बिल्कुल सही है। आनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए, तो उपयुक्त तीनों कथन क्या है, सत्य है, यानी इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो आप सब जानते होंगे कि जो मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन होता है। अगला प्रश्न है, एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। तो एक, अनेक, 3, 4, इनमें से सभी। तो अलग अलग जीवों के अंडाशय में बीजांडों की संख्या अलग अलग पाई जाती है, यानी इनमें से सभी। ठीक है। आगे चौथा प्रश्न है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि स्त्रियों के अंदर जो मासिक चक्र पाया जाता है, ठीक है, उसमें एक परिपक्व जो अंडाणु है वो किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14वें दिन। अगला प्रश्न है, वर्षण कोश का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से खाली जगह कम होता है। यानी कि पुरुष के अंदर जो वर्षण कोश है उसका तापमान मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है, जिसे हम 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, उस तापमान से कितना कम होता है वो आपको बताना है। तो वो होता है 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वर्षण कोश का जो सामान्य तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगला प्रश्न है आपका, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है वो आपको बताना है। तो जो अंडाणु है उसके निषेचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है, वो आपके अंडाशय से होती है। यानी ये कहाँ से निकलता है, तो ये अंडाशय से निकलता है। अगला प्रश्न संख्या 7, अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका की तुलना में। ये बोल रहा है कि जो अंडाणु है और जो शुक्राणु है उसमें गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका की तुलना में कितनी रह जाती है, तो आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है? आधी। अगला, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है स्त्री में, क्योंकि स्त्री के अंडाशय में, ठीक है, अंडाशय से अंडाणु बनते हैं और नर के वर्षण से क्या बनते हैं, वर्षण कोश में वर्षण वहां से क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। तो जब नर के शुक्राणु मादा के शरीर में पहुंचते हैं तो मादा के शरीर में किसकी प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, और उसी के परिणाम स्वरूप जो गुणसूत्र है उसका एक पूर्ण जोड़ा बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा भाग है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आप सब जानते होंगे मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसमें से जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है वो है आपका शुक्रवाहिका। कौन सी नहीं है? शुक्रवाहिका। क्योंकि जो शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनी है वो पुरुषों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? आप सब जानते होंगे कि शुक्राणु है वो नर के वर्षण में बनता है। अगला, ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं क्या कहा जाता है? ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उन्हें द्विलिंगी जीव कहा जाता है। अगला, उत्तक संवर्धन में किस प्रकार का उत्तक लेते हैं। यानी उत्तक के संवर्धन की जो प्रक्रिया होती है उसमें किस प्रकार के उत्तक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेरिस्मेटिक उत्तक का उपयोग उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया में किया जाता है। अगला, आलू में जनन होता है। यानी आलू के अंदर कौन सा जनन होता है वो आपको बताना है। तो आलू के अंदर कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया पाई जाती है। अगला, अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। देखो, लैंगिक जनन में कौन सा हो रहा था, लैंगिक जनन में
अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, लेकिन अलैंगिक जनन है उसमें दोनों ही हो सकते हैं, यानी कि समसूत्री भी हो सकता है और असमसूत्री भी हो सकता है, लेकिन कभी भी उसमें अर्धसूत्री नहीं होगा। अर्धसूत्री किसमें होगा? लैंगिक जनन की प्रक्रिया में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे जनन कहते हैं। अगला, नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? नर युग्मक का मतलब किससे है? शुक्राणु से, और मादा युग्मक का मतलब किससे है? अंडाणु से। तो इन दोनों के संगलन यानी मिलने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? यानी जनन की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जनक के शरीर से क्या निकलती है? कलिका निकलती है। तो वो प्रक्रिया कौन सी है? मुकुलन, जो कि हाइड्रा में पाई जाती है। अगला, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो वो होता है यीस्ट और हाइड्रा में। अगला, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? जो पुष्पीय पादप होते हैं उसके अंदर जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो फूलों के द्वारा क्या होती है? संपन्न होती है। अगला, द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन किसमें होता है? तो आप सब जानते होंगे कि अमीबा के अंदर जो जनन की प्रक्रिया है उसे द्विविखंडन प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक अमीबा टूटकर दो या उससे अधिक अमीबा का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? अगला प्रश्न है कि जो डीएनए है वो कहाँ उपस्थित होता है? तो वो कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक में उपस्थित होता है। ठीक है, वो किसमें सम्मिलित होती है? तो वो होती है डीएनए में। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। अगला प्रश्न है, बहुखंडन द्वारा जनन किसमें होता है? तो जो बहुखंडन द्वारा जनन की जो प्रक्रिया है वो प्लेज्मोडियम में पाई जाती है। ठीक है, यीस्ट में क्या पाया जाता है? मैंने बताया था यीस्ट की प्रक्रिया मुकुलन में, मुकुलन के द्वारा यीस्ट में जनन की प्रक्रिया होती है। अगला, द्विविखंडन द्वारा जनन किसमें होता है? तो अमीबा में तो होता ही है, बताया था मैंने। और किसमें होता है? लेशमानिया में। ऑप्शन ए और बी, इसमें क्या होता है? द्विविखंडन। यीस्ट में क्या होता है? मुकुलन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न, किसमें अपखंडन या फ्रेगमेंटेशन द्वारा जनन होता है? किसमें अपखंडन विधि के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है वो आपको बताना है। तो वो पाई जाती है स्पाइरोगोइरा में। अगला, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसमें जनन की प्रक्रिया मुकुलन द्वारा होती है तो यीस्ट में और हाइड्रा में। अगला, अमीबा में जनन किससे होता है? मैंने बता दिया, अमीबा में जो जनन की प्रक्रिया है वो किससे होती है? कोशिका विभाजन से, जिसे हम द्विविखंडन के नाम से जानते हैं। अगला, जिस जीव में नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वैसे मैंने बता दिया है, ऐसे जीव को हर्मोफ्राइट, द्विलिंगी या उभयलिंगी, ये तीनों नाम एक ही है, यानी इनमें से सभी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट, द्विलिंगी या उभयलिंगी, जिसमें नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न, जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, उसे क्या कहेंगे हम? उसे एक लिंगी जीव कहेंगे, जिसमें नर भी अलग जीव होगा और मादा भी अलग जीव होगा। अगला, उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है। जो पुष्प कैसे होते हैं? उभयलिंगी, मतलब जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, उसमें क्या उपस्थित होता है? तो उसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग, यानी नर का, स्त्री का कौन सा होगा? नर का तो होगा स्त्री केसर, और पुरुष का कौन सा होगा? पुंकेसर। ये दोनों ही भाग क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं उभयलिंगी पुष्प में। अगला, पुष्प में जो परागकण है वो कहाँ पर बनते हैं? तो परागकण जो है वो कहाँ पर बनते हैं? वो नर जनन पुष्प के पुंकेसर वाले भाग में बनते हैं। अगला, स्त्री केसर में उपस्थित होता है। जो स्त्री केसर है, जो कि जो मादा पुष्प होता है उसका भाग है, तो उसमें क्या उपस्थित होता है? अंडाशय होता है, सही बात है। वर्तिका होती है, सही बात है। वर्तिकाग्र होता है, सही बात है। यानी तीनों ही अंग है ये मादा जनन अंग, जो मादा पुष्प जनन अंग है स्त्री केसर, उसके ही क्या है? तीनों ही भाग है। अगला, पुष्प में जो बीजांड है वो कहाँ उपस्थित होते हैं? तो जो बीजांड है वो अंडाशय में उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये मादा पुष्प का भाग होता है। ठीक है, कौन? बीजांड। और बीजांड का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। अगला, पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होता है? पुष्प के अंदर जो मादा युग्मक है वो कहाँ उपस्थित होता है? तो वो बीजांड में उपस्थित होता है।
निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है। यानी जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप जो अंडाशय है उसका विकास कहाँ पर होता है, तो उनका विकास पुष्प के अंदर कहाँ पर होता है, फल में। किसमें? फल में होता है, सॉरी। अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग है जो फल बनाता है, तो वो भाग है अंडाशय। अगला, निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है? तो आप सब जानते होंगे, अभी हमने बताया था, वो पहले बीज में परिवर्तित होता है। अगला, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो इन दोनों के संयोजन की प्रक्रिया से क्या बनता है? जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट, जिसे हम युग्मक कहते हैं। अगला, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है, उसका नाम बताना है। बीजाणु जनन, ये भी अलैंगिक है, मुकुलन भी अलैंगिक है और विखंडन भी अलैंगिक है। यानी तीनों ही विधि है, ये अलैंगिक जनन की विधियां है। अगला, यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मुकुलन। ठीक है, ये सारी विधियों की चर्चा मैंने चैप्टर की व्याख्या में बहुत अच्छे से कर ली थी और वहां पर मैंने चित्र के जरिए बहुत अच्छे से प्रत्येक टॉपिक को समझाया था। तो आप एक बार व्याख्या वाली क्लास जरूर देख लें, ताकि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आराम से याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो हाइड्रा में भी जनन की जो विधि है वो मुकुलन नाम से ही जानी जाती है। अगला, निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है? तो किस में होता है? यीस्ट और हाइड्रा में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? ऐसा कौन सा रोग है जो लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप संचारित नहीं होता, यानी एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित नहीं होता? तो वो कौन सा रोग है? वो है टाइफाइड। ये लैंगिक जनन द्वारा संचारित रोग नहीं है। अगला, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म कौन कौन सा होता है? तो स्त्रियों के अंदर XX होता है। कौन सा होता है? XX। अगला है, काउपर ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है काउपर ग्रंथि का, वो है क्षारीय द्रव स्रावित करना। अगला प्रश्न है, शीश्न ढंग का होता है, ये क्या होता है? तो जो शीश्न ढंग का है वो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रीपियूस भी कहा जाता है, या एक प्रकार का क्या होता है? प्रीपियूस होता है। अगला, मादा में निषेचन कहाँ होता है? आप सब जानते होंगे, बिल्कुल सरल है, वो होता है फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हम अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं। अगला, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो गर्भाशय का वो भाग जिसमें भ्रूण विकसित होता है वो गर्भाशय का मुख्य भाग होता है। कौन सा होता है? मुख्य भाग। अगला, नर के शीशन के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? यानी नर में जो शीशन पाया जाता है उसी के समरूप मादा के शरीर में क्या पाया जाता है, वो आपको बताना है। तो वो पाया जाता है प्रीपियूस। क्या पाया जाता है? प्रीपियूस। अगला, गर्भ धारण की अवस्था में अंडाणु का निर्माण व अंडो उत्सर्ग, गर्भ धारण की अवस्था में अंडाणु का निर्माण और अंडो उत्सर्ग, ये क्या होता है क्या नहीं होता? तो जब गर्भ धारण हो जाएगा ऐसी स्थिति में अंडाणु का निर्माण और अंडो उत्सर्ग का मतलब है कि अंडाणु का अंडाशय से बाहर निकलना, ये प्रक्रिया नहीं होती है। कब? जब गर्भ धारण हो जाता है, तो ये प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है? ऐसा कौन सा रोग है जो जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है? तो देखो, सिफिलिस ये जनन संचारित रोग है, एड्स भी है, गोनोरिया भी है, यानी ये सभी रोग जनन संचारित रोग है जो जनन या लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है? परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि कौन सी है? तो संयम, मैथुन क्रिया में अवरोध, मैथुन की सामंजस्य अवधि, इनमें से सभी। तो सभी, ये चारों ही जो उपाय है वो परिवार नियोजन के लिए एक कारगर उपाय है। अगला, एट्रायूटेराइन, क्या लिखा हुआ है? एट्रायूटेराइन उपाय के अंतर्गत कौन आता है? इसके उपाय के अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है कॉपर टी, जो मादा के गर्भाशय में, जो मादा की योनि होती है उसके अंदर लगा दिया जाता है, जिससे उसके अंदर जो शुक्राणु है वो उसके गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते, या जो शुक्राणु है नर के, उनका मादा के अंडाणु के साथ मिलन नहीं हो पाता, और ऐसी स्थिति में फिर गर्भ धारण की जो समस्या है या जो ये प्रक्रिया है ये क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है। तो ये क्या है? ये गर्भ धारण करने की जो प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए इन्हें गर्भ निरोधक उपाय है। अगला, अपखंडन नियम किस में होता है?
जो अपखंडन जनन की प्रक्रिया है वो किसमें पाई जाती है? स्पाइरोगोइरा में, हाइड्रिया में, प्लेनेरिया में, यानी तीनों के अंदर ये पाई जाती है। अगला, डीएनए की प्रतिकृति बनाना एक खाली जगह प्रक्रिया है, यानी जो डीएनए है उसकी कॉपी बनाना एक क्या है? एक काफी जटिल प्रक्रिया है। अगला, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो आपका जो घोंघा है वो मोलस्का संघ का प्राणी है। अगला, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है? गर्भपात है, गर्भपात का मतलब है गर्भ को गिराना, तो उसकी सुरक्षित अवधि कितनी होती है? तो वो होती है आपके 3 महीने के भीतर भीतर। अगला, गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना गया है? यानी जो गर्भपात की प्रक्रिया है वो भ्रूण की किस अवस्था में सुरक्षित माना गया है? तो कितनी अवधि तक कराना सुरक्षित रहता है? 3 मंथ तक। और इस समय जो भ्रूण की अवस्था है उसे कहा जाता है ब्लास्टूला। क्या कहलाता है? ब्लास्टूला, इसे भ्रूण की अवस्था कहा जाता है। अगला, नर में बंध्याकरण को क्या कहते हैं? नर के अंदर जो बंध्याकरण की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वेलेक्टोमी कहते हैं। अगला, असुरक्षित संभोग के बाद अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है, यानी अगर एक नर मादा के साथ असुरक्षित तरीके से संभोग की क्रिया करता है तो उसके बाद अंडाणु का जो निषेचन है उस प्रक्रिया को कैसे रोका जा सकता है? तो उसे रोक सकते हैं अनवांटेड 72 से। किससे? अनवांटेड 72 से। ये क्या होती है? ये एक प्रकार की टैबलेट होती है जो कुछ ही समय के बाद महिला के अंदर महिला के शरीर से जो शुक्राणु वगैरह है उन शुक्राणु या अंडाणु को बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, क्या होती है? अनवांटेड 72, ये टैबलेट का नाम है अनवांटेड 72। ठीक है, ये क्या करती है? ये 72 घंटों के अंदर अंदर ही जो संभोग के कारण जो शुक्राणु मादा के शरीर में पहुंचे हैं तो उन शुक्राणु व अंडाणु को शरीर से बाहर निकालने का काम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प का जो नर जननांग है वो क्या कहलाता है? बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, वो कहलाता है पुंकेसर। अगला, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु के द्वारा नहीं फैलता? तो वो कौन सा रोग है? मस्सा। अगला है, कौन एक लिंगी पुष्प है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा पुष्प है जो एक लिंगी है? तो वो है आपका पपीता। अगला, कौन उभयलिंगी जंतु है जिसके अंदर नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं? तो वो कौन सा जीव है? वो जीव है आपका केचुआ। अगला, निम्न में से कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है? यानी कि जो पुनरुद्भवन जो जनन की एक प्रक्रिया है वो किसमें पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हाइड्रा में, जिसे मुकुलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला, कौन एक लिंगी पादप है? इनमें से कौन है जो एक लिंगी पादप है? तो वो है आपका पपीता। अगला, एक प्ररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? एक प्ररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे दलपुंज के नाम से जानते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? कौन सा है जो परिवार नियोजन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण उपाय है? वो है कंडोम, डायफ्राम और कॉपर टी एवं लूप, और इनमें से सभी। तो ये डायफ्राम कुछ शायद हो सकता है गलत प्रिंट हुआ हो, बाकी देखो कंडोम होता ही है, डायफ्राम गलत है शायद, ये ऑप्शन गलत है मेरे हिसाब से, ये डायफ्राम काट ले। कंडोम सही है, कॉपर टी एवं लूप सही है, यानी ए और सी। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? परिवार नियोजन की प्रक्रिया में उपयोगी है। अगला प्रश्न, पुंकेसर के अग्र भाग को क्या कहते हैं? जो पुंकेसर जो नर जननांग का भाग है उसका अग्र भाग होता है, जो आगे वाला, उसे कहते हैं प्रागकोश। अगला, स्त्री केसर का आधारीय भाग, स्त्री केसर किसका है? नर जो पुष्प होता है, नर पुष्प का भाग है, और उसका जो आधार वाला भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो कहलाता है अंडाशय। अगला, उत्तक संवर्धन में पौधों का एक टुकड़ा एक असंगठित पिंड का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया में पौधों का जो एक टुकड़ा है वो एक असंगठित पिंड का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं? कैलस। अगला है, पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो पत्तियों के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया है वो ब्रायोफाइलम में पाई जाती है। अगला, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किन पौधों में करना चाहिए? कौन सा? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किन पौधों में करना चाहिए? तो ये ऐसे पौधों में करना चाहिए या ऐसे पौधों में करना उपयोगी होता है जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, उनमें कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधों का निर्माण करना आसान होता है। अगला, लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है। तो अभी मैंने कुछ
प्रश्न पीछे ही बताया था कि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है उसमें अर्धसूत्री प्रकार का लैंगिक विभाजन पाया जाता है। खाली जगह सबसे छोटा और खाली जगह सबसे बड़ा फूल है, ये तो प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। तो वुल्फेया सबसे छोटा पुष्प है और जो रेजलिसिया है ये सबसे बड़ा फूल है, ये आपको याद रखना है, वुल्फिया और रेजलिसिया। अगला, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? सिंपल सी बात है, बहुत सरल प्रश्न है। तो स्त्री केसर का जो भ्रूण कोश वाला हिस्सा होता है उसमें, तो भ्रूण कोश के बाहर होता है, वो होता है पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया। जो किसका हिस्सा है? जो आपके स्त्री केसर होता है वो उसका हिस्सा होता है। अगला, स्वपरागण निम्न में से किन पौधों में पाया जाता है? स्वपरागण का मतलब है परागण की वो क्रिया जिसमें उसी पादप के अंदर परागण की क्रिया होती है, यानी नर और जो मादा है, नर और मादा, हाँ, वो एक ही जीव के अंदर उपस्थित होते हैं। तो किसमें होता है? उभयलिंगी में, क्योंकि स्वपरागण का मतलब है अपने आप परागण, है ना। तो वो किसमें होगा? जिसमें नर और मादा दोनों मौजूद होंगे। अगला प्रश्न है, परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। अगला प्रश्न, वह युग्मक जो अचल, नॉन मोटाइल और भोजन का संचय करती है। अचल का मतलब है कि वो चलयमान नहीं होता, एक जगह स्थिर होता है और क्या करता है? भोजन का संचय करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम अंडाणु के नाम से जानते हैं। अगला, एक सामान्य पुष्प में यह उपस्थित होता है। एक जो सामान्य पुष्प है उसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं? बाह्य दल, दल पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी, ये सब किसके भाग है? एक सामान्य पुष्प के ही भाग है। बीज से नवोद्भिद विकसित होने की क्रिया क्या कहलाती है? बीज से नवोद्भिद विकसित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं अंकुरण, यानी नए जीव का निर्माण होना। अगला, बीज पत्र का क्या कार्य होता है? सिंपल सी बात है, बीज पत्र का जो कार्य है वो होता है खाद्य संग्रह। नव अंकुरित पौधे में यह होता है, जो नव अंकुरित पौधा होता है उसमें क्या पाया जाता है? मूलांकुर, प्रांकुर, बीज पत्र, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न है, उसे कहते हैं प्यूबर्टी। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं जो किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं, जैसे पुरुषों के अंदर दाढ़ी मूंछों का आना, है ना, आवाज का भारी होना, ये सब चीजें। स्त्रियों में स्तनों का विकास होना, जननांगों पर बालों का उगना, आवाज का पतली होना, ये क्या है? ये सब किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन है, जिसे प्यूबर्टी यानी यौवना आरंभक भी कहते हैं। अगला, किस मार्ग से शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रवाह होता है? तो सिंपल सी बात है, नर के अंदर शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग ही होता है और वो ही होता है मूत्र मार्ग। अगला प्रश्न है, यह हार्मोन किशोरों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। तो किशोरों के अंदर जो यौवना आरंभ यानी किशोरावस्था जब शुरू हो जाती है तो कौन सा हार्मोन काम करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होना शुरू हो जाता है और उसी के परिणाम स्वरूप किशोरों की जो शरीर है उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। वही बालों का उगना, दाढ़ी मूंछ का आना और फिर आवाज का भारी होना, ये सारी चीजें। अगला प्रश्न, किसके स्राव से शुक्रवाहिका में शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं? किसके स्राव से जो शुक्रवाहिका है उसमें जो शुक्राणु है वो तरल माध्यम में आ जाते हैं? तो वो है प्रोस्टेट और शुक्राशय। इन दोनों के स्राव से जो शुक्रवाहिका में जो शुक्राणु है वो कौन सी अवस्था में आ जाते हैं? तरल अवस्था में आ जाते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला, किसके स्राव से शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है? ये भी सर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोषण किससे प्राप्त होता है? तो जो स्राव है वो कहां से स्रावित होता है? वो प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय से। तो इन्हीं से जो स्रावित रस है, जिसे वीर्य रस के नाम से जाना जाता है, उसी वीर्य रस से क्या होता है? उसी वीर्य रस से शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। अगला, भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है? तो जो भ्रूण है वो भ्रूण माता के शरीर से किसके द्वारा जुड़ा होता है? प्लेसेंटा या अप्रानाल से जुड़ा होता है और उसी के माध्यम से भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? कौन सा भाग है जो पुरुष जननांग के अंदर ही पाया जाता है? तो वो आपका है शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनी। अगला, केंचुआ है। केंचुआ कैसा जीव है? अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था, ये उभयलिंगी जीव है, इसमें नर और मादा दोनों एक ही जीव में मौजूद होते हैं। पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के द्वारा जो होने वाले परागण की क्रिया है उसे ऑर्नियोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्नियोफिली। चेहरे में फुंसिया क्यों होती है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका कारण है अधिक तेलीय त्वचा के कारण।
अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में आप सब जानते होंगे कि हाइड्रा में जो जनन की प्रक्रिया है वो किसमें द्वारा होती है? मुकुलन के द्वारा। तो वो क्या होगा? अगर आप उसको कई सारे टुकड़े भी कर दोगे तो जितने टुकड़े होंगे उतने नए हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। तो हर टुकड़ा विकसित होकर एक नए हाइड्रा का क्या करेगा? निर्माण करेगा। अगला, कायिक प्रवर्धन में पौधों के किस भाग से नया पौधा उत्पन्न होता है? कायिक प्रवर्धन की जो प्रक्रिया है उसमें कौन से भाग से नए पौधे का निर्माण होता है? तो वो कौन सा भाग है? जड़, तना, पत्तियां, तीनों ही भागों से उत्पन्न हो सकता है इनमें से सभी। अगला, किस पौधे को कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाया जा सकता है? इनमें से कौन सा पौधा है जिसको कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाया जा सकता है? गुलाब, गन्ना, अंगूर, इनमें से सभी। अगला, बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जा सकते हैं? तो जो पौधे बीज उत्पन्न नहीं करते उन्हें कायिक प्रवर्धन की विधि के द्वारा उगाया जाता है। अगला, कायिक प्रवर्धन का महत्व क्या है? उत्पन्न पौधे जनक पौधों के समान होते हैं, सही बात है। उत्पन्न पौधों में फल और फूल कम समय में आ जाते हैं, सही बात है। इसमें बीज की आवश्यकता नहीं है, सही बात है। यानी सभी कथन सत्य है। अगला, हम अपने घरों में मनी प्लांट कैसे उगा सकते हैं? तो हम अपने घरों में जो मनी प्लांट है वो कायिक प्रवर्धन के जरिए उगा सकते हैं। गीली डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है? तो आप सब जानते होंगे क्या उत्पन्न हो जाता है? कवक उत्पन्न हो जाता है। अगला, हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन है वो मुकुलन के द्वारा होता है। अगला, उत्तक संवर्धन में पादप को उगाया जाता है। उत्तक संवर्धन में पादप को उगाया जाता है कौन सी विधि से? कैलस विधि से। अगला, गीली डबल रोटी पर राइजोपस कैसे जनन करता है? जो आपकी गीली डबल रोटी है उस पर जो राइजोपस नाम का जीवाणु है वो कैसे जनन करता है? तो वो करता है बीजाणु जनन की प्रक्रिया से। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे उनकी चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप एक बार चैप्टर की व्याख्या अच्छे से पढ़ ले। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से मुंह जुबानी याद हो जाएंगे, ये मेरा पूर्ण रूप से वादा है। तो आप चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देख लें। उसके बाद पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न भी मैंने सॉल्व करा रखे हैं, अभ्यास के प्रश्न भी सॉल्व करा रखे हैं और आज मैंने एमसीक्यू भी करा दिए हैं। ये चैप्टर आज हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो क्लास टेक्निकल आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।